हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में। आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जो है इससे पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले मैं बोल दूं, हमारे जो भी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, होम एकेडमी के ही नाम से है। आप जो है जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और नीचे लिंक भी जो है दिए होते हैं। और अब जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियोस की अपडेट होगी, जो भी हम अपलोड करेंगे, आपको बर वक्त उसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो है अब नीचे लिंक तो दिया है, बट काफ़ी से कहते हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। उसके लिए जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल सर्च करके होम एकेडमी अपने टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैंने कल जो है पीडीएफ जो है हैंड रिटन की जो है नोट्स सिविक्स के जो है कुछ अपलोड किए थे। आप उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। देखिए, लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। फर्स्ट पास्ट में हमने देखा था, अगर एक पार्टी है, अगर उसको मेजोरिटी वोट आते हैं, मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको 51% वोट आए। लेस देन 51% भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर नया एग्जाम्पल ली थी 39%। इसका ये मतलब होगा, अगर वो 39% वोट लेता है तो उसकी सीट ये नहीं होगी कि उसको जो सीट मिलेगी वो बिल्कुल जो है 39% ही होगी, बल्कि उसको सीट जो है वो 54% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है। जैसे कि हमने देखा था इलेक्शंस में, जो अभी 2000 जो है ना, ये हमारे जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए थे, तो इसमें जो हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को 37.46% जो है टोटल वोट मिले थे पूरी कंट्री में। लेकिन उनकी जो सीट्स थी, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट बनाने के लिए उनके 353 सीट्स उनको मिली थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है एग्जांपल दी थी, वो कल की वीडियो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो उनके पास जो फिर पावर गवर्नमेंट बनाएंगे, इनके पास पावर जो होगी वो 100% होगी। तो ये जनता का जो है सिर्फ 39% वोट लेके आते हैं, और इनके पास पावर जो रहती है वो 100% रहती है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल दिए सिर्फ। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पढ़ेंगे। अगर आप किसी पार्टी को 39% वोट मिलते हैं, तो उसके पास जो पावर होगी गवर्नमेंट में, वो 39 ही परसेंट होगी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो सारों से मिलके बनती है। तो ये वाली पार्टी, अगर इसके पास 20% वोट है, इसके पास 30% है, इसके पास 5% है, इसके पास 2% है, ये सारे भी गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंप्रोमाइज, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन से बनती है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज जो है वो कर चुका हूँ। हम जो है अब इसके मेन मेन फीचर्स देख लेंगे और अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एफपीटीपी सबसे पहले आज जो इसकी फुल फॉर्म जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया में, जिसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी हम जानते हैं। डिफरेंट नेम है सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, एसएमएस, और इसका एक और नेम है आरएमएस, रिलेटिव मेजोरिटी सिस्टम, और इसका एक और नाम है प्लूरल सिस्टम। तो आपको यहाँ से भी जो है एमसीक्यू बन सकता है कि एफपीटीपी सिस्टम इज आल्सो नोन एज, 3-4 ऑप्शन इसके दे दिए जाएंगे, या इसका ऐसा दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ एफपीटीपी सिस्टम। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जहां पर एक कैंडिडेट जो होता है वह इलेक्ट किया जाता है इन अ मेजोरिटी। अगर उसको एक भी वोट ज्यादा आ जाता है दूसरे कैंडिडेट से, तो उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। ये इलेक्शन हम कहाँ करते हैं, कल के वीडियो में हमने देखा, पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, और लोकसभा के इलेक्शन, जो भी हमारे डायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पर हम करते हैं। लेकिन जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है, देखिए, इसमें हमने राज्यसभा का पढ़ा था कल, कि राज्यसभा में ये सिस्टम नहीं होता है। तो इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल, लोग जो है आसानी से इस सिस्टम को समझ जाते हैं, कॉमन पीपल जो होते हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट को देखते हैं। यहाँ पर हम कैंडिडेट के नाम पे वोट देते हैं, कि कैंडिडेट जो है वो कौन सा है, किस पार्टी से एसोसिएट है, उस बात पे नहीं, बल्कि हम उसकी क्वालिटी को जानते हैं कि ये कैंडिडेट हमारे रीजन का है, इसमें इसके ये फीचर है, जो भी वो अपना जो है मैनिफेस्टो लेके आता है, उसकी बेसिस पे हम उसे वोट देते हैं। और इलेक्शन जो भी होता है वो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है, और वोटर जो होते हैं कैन नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द सस्टेनेबल गवर्नमेंट। तो हम इस सिस्टम को अपनाए हुए हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू में आता है तो कौन सा सिस्टम है, एफपीटीपी सिस्टम ही आपका करेक्ट होगा। अब बात आती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे राज्यसभा में है, ठीक है, बट आपको अगर एमसीक्यू में आता है, दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको वही लिखना होगा।
क्योंकि मैंने बहुत से पेपर्स में कभी मैंने ऐसे एमसीक्यू सर्च किए, इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें भी जो है इसी टाइप का जो है वो क्वेश्चन था, जिसमें आपका जो है वो यही एफपीटीपी सिस्टम है। अब यहाँ पर हमने समझ तो लिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा जो एफपीटीपी सिस्टम था उसकी एक लिमिटेशन थी कि ऐसे कैंडिडेट ऐसे जो भी थे, मतलब कि अगर आप ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर हमने बहुत सी पार्टीज को जो है वो वोट दिए। तो एक पार्टी जो है अगर उसके 30% जो है वोट आ जाते हैं, वो मेजोरिटी में है, बाकियों के 28 है, 29 है, इस तरीके से है, तो 30% वाला गवर्नमेंट तो बनाता है, लेकिन जो बाकी के वोट है 28% वाला, 20% वोट, तो क्या वो वोट ज़ाया हो जाते हैं? बिल्कुल जो है हम यही सोचते हैं कि हमने जिस कैंडिडेट को वोट दिया वो जो है विनर नहीं है, मतलब हमारा वोट जो है वो ज़ाया हो चुका है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि वो गवर्नमेंट बनाएगा ही नहीं, तो बट यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपका एक भी वोट ज़ाया नहीं होता है, हर वोट की जो है इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ पर क्या होता है, फॉर एंश्योरिंग द सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी देयर इज अ न्यू इलेक्टोरल सिस्टम फॉर्म्ड इन द नेम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हर किसी को हिस्सा मिलता है, प्रोपोर्शनल मिलता है। अब एक कंट्री है जहाँ पर 39% जो है वोट मिले हैं, तो 39 वाला जो है गवर्नमेंट नहीं बना सकता पूरी की पूरी। यहाँ पर उसको जो टोटल सीट जो होगी उसमें से 39% ही सीट टोटल मिलेगी। तो इस बात को जो है आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो सारे होंगे, मिलकर जो है सारे बनाएंगे। इसके कुछ फीचर्स है जो कि हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो कंट्रीज को डिवाइड किया जाता है इनटू सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि इसराइल की मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि इसराइल में जो है इलेक्शन हो रही है, या नेदरलैंड दूसरी कंट्री है जहाँ पर ये सिस्टम है। इसके अलावा अर्जेंटीना भी है, पोर्टुगल भी है। बट हमारे पास नेदरलैंड और इसराइल ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर जो कंट्री को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, और जो वोट होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस पे होते हैं। वहां पर कैंडिडेट को नहीं कंसिडर करते लोग, पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस को करते हैं, और वो जो है अपने अपने जो भी उनके कैंडिडेट होंगे या जो भी होंगे उस तरीके से जो है वो वोटिंग करवाते हैं। तो फाइनली जब रिजल्ट निकलता है, तो ऐसी अगर दो पार्टीज हमारे पास है, एक ने 54% वोट लिए, एक ने जो है 46% वोट लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 54% वाली ही गवर्नमेंट बनाएगी, बल्कि उसको सिर्फ 50 जो है वो 6% जो होगा उसका उतनी सीट्स मिलेगी, जो टोटल सीट्स है उसमें से 56% मिलेगी। और जो 46 वाली है उसे जो है 46% मिलेगी, और दोनों जो है वो कंट्रीज में गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कंट्री होती है वो डिवाइड होती है इंटू मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी। तो यहीं पर एक और प्रोपोर्शनल का जो दूसरा टाइप है, इसमें जो है कंट्री जो डिवाइड होती है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी। जैसे कि अर्जेंटीना है, पोर्टुगल है, यहाँ पर ये सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर जो वोट करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं, कैंडिडेट को नहीं करते हैं। तो मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट किया जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको सीट्स मिल जाती है इन प्रोपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट डेट इट गेट। तो जितने उनको वो लोग वोट देते हैं, तो उसी हिसाब से उनको जो है वो सीटें मिलती है। तो यहाँ पर हर वोट की जो है वो इम्पोर्टेंस है। देखिए, इसी को मैं समअप करता हूँ कि हाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो वर्क कैसे करता है। पहला इसका फीचर ये होगा कि एवरी वोट जो है वो काउंट होता है। जो भी वोट डाला जाता है उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है, और हर एक वोट जो है गिना जाता है। तो जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, हर एक वोट से गवर्नमेंट बनाई जाती है, यहाँ पर कोई भी वोट जो है वेस्ट नहीं होता है। सेकंड बात अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट जो होता है वो बिल्कुल फेयर होता है। रिजल्ट जो होते हैं वो फेयर होता है। थर्ड बात जो करेंगे, यहाँ पर जो है पार्टीज की कोऑपरेशन होती है आपस में, क्योंकि जो है दोनों पार्टीज जो भी पार्टीज होगी तो वो सारी जो है गवर्नमेंट में होगी। तो इस तरीके से जो है वहां पर आपस में जो है कोऑपरेशन होगा। नेक्स्ट जो है वो बात देखेंगे बेटर पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, और बेटर जो है अपने गोल को अचीव करने की वो बात करते हैं। इस वजह से जो उनका टारगेट जो है वेलफेयर स्टेट बनाने का जो भी होगा, वो बेटर जो है पॉलिसी बना सकते हैं उसके लिए। तो ये जो है वो आप समझ जाइए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो अब यहाँ पर इसकी भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है सिंगल, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसको एसटीवीएस कहते हैं, और दूसरा जो होगा वो लिस्ट सिस्टम होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में। देखो, ये जो है सिस्टम एसटीवीएस, अगर हम बात करेंगे टीवीएस,
तो इट इज आल्सो नोन हैरी सिस्टम। इसको हैरी सिस्टम कहा जाता है। क्यों हैरी सिस्टम कहते हैं? क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस हैरी ने। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि विच सिस्टम इज नोन एज हैरी सिस्टम, तो आप याद रखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को कहा जाता है हैरी सिस्टम। देखिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक नहीं दो बुक्स लिखी थी, सॉरी एक मिनट। हाँ, तो उन्होंने बुक्स लिखी थी, उस बुक्स के बारे में आप जानेंगे, जैसे कि मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये दो बुक्स लिखी थी, मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये दो बुक्स थी जो कि थॉमस हैरी ने लिखी थी, जो कि किसके बारे में एक्सप्लेन करती थी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को वो एक्सप्लेन करती थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब इसके फीचर्स क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के इसके कुछ फीचर्स है जो कि आपको जानने होंगे। पहला फीचर जो है वो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ठीक है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज्यादा मेंबर इलेक्ट हो सकता है। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ द वोट है, नाम ही है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। थर्ड होगा वन इफेक्टिव वोट एंड मार्किंग ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी वोट होगा वो इफेक्टिव होगा और उसी के बेसिस पे मार्क किया जाएगा परफॉर्मेंस की बेसिस पे। फिर है क्वोटा सिस्टम, द नंबर ऑफ वोट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू विन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडिडेट को कितने मैक्सिमम वोट जो चाहिए होते हैं, जरूरी वोट होते हैं जीतने के लिए, वो कोटा सिस्टम है। और इसी कोटा सिस्टम की बेसिस पे हमने राज्यसभा में जो है इसे अपनाया है। किसको? पर ये जो है पीआर सिस्टम को। पीआर सिस्टम में जो है कोटा सिस्टम की वजह से हमने अपने राज्यसभा में से अपनाया है। कोटा सिस्टम क्या होता है इसे अभी हम एक्सप्लेन तो करेंगे, बट आप याद रख लेना ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोटा सिस्टम के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो टोटल वैलिड वोट होगा डिवाइडेड बाय सीट्स प्लस वन, और प्लस वन ये फार्मूला है। आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी ये फार्मूला पूछा जा सकता है। देखिए कोटा सिस्टम में क्या है, हमने प्री डिफाइन कर दिया है जितनी भी हमारी इंडिया में स्टेट्स हैं कि इस स्टेट में से राज्यसभा में इतने मेंबर जाएंगे, लोकसभा में इतने मेंबर होंगे। तो हमने जैसे मान लिया है कि टोटल जो राज्यसभा में मेंबर होंगे 238 मेंबर होंगे, और हमने ये भी माना है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है जिसमें वन थर्ड जो होता है, जो मतलब वन थर्ड अगर हम इसका देखेंगे तकरीबन 80 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में जो है वो रिटायर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो पोल प्रोसेस होता है जहां पर एमएलए जो होते हैं आर गिवन द बैलेट पेपर विद द नेम ऑफ ऑल द कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो है एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें हर कैंडिडेट का नाम होगा। तो यहाँ पर जो है वोटिंग होती है, और वोटिंग जो होगी वो प्रेफरेंस बेस होगी। तो ये जो भी हमारे एमएलए एमपीज जो होते हैं ये जाके उसमें वोटिंग करते हैं, और हर कैंडिडेट को जो है वो वोट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ द वोट जो होते हैं जो एक कैंडिडेट को जीतने के लिए चाहिए होते हैं उसे हम क्या है वो कोटा कहते हैं। क्या होता है कोटा सिस्टम, ये आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ द वोट नेसेसरी टू फॉर द कैंडिडेट टू विन। इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि मिनिमम नंबर ऑफ द वोट जो होते हैं कैंडिडेट को जो जरूरत पड़ती है टू विन दैट इलेक्शन। ठीक है, टू विन इज कॉल्ड द कोटा। ये मिनिमम नंबर वोट होते हैं, लेकिन अगर वोट जो होगा वो एक्सेस होगा तो उसे हम सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे? सरप्लस कहेंगे। याद रखेंगे आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने जो है वो यहाँ पर ये सारी बातें जो है वो लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में 238 मेंबर्स होंगे, वन थर्ड मेंबर रिटायर होते हैं, हर साल 2 साल में 80 मेंबर रिटायर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एमएलए जो होते हैं उनको बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। तो एमएलए जो होते हैं मार्क दियर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगेंस्ट ईच कैंडिडेट। ठीक है, नेम फ्रॉम वन टू टॉप, टॉप से बॉटम तक आगे हम देखेंगे इसे। तो यहाँ पर के दो टर्म इंपॉर्टेंट है, एक जो आपकी कोटा टर्म इंपॉर्टेंट है, दूसरी आपकी सरप्लस है। कोटा हो गया मिनिमम नंबर ऑफ वोट जो जीतने के लिए चाहिए, और एक्सेस उससे ऊपर जितने वोट आते हैं उसको हम सरप्लस कहते हैं। अब बात करते हैं हम इस फॉर्मूले की, ये कोटा फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए टोटल वैलिड वोट, सपोज मैं बात करता हूँ कि टोटल वैलिड वोट जो है, चलिए मैं आपको यहाँ पर 230 रख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, है कि टोटल जो है वैलिड वोट 230 है। और किसी एक स्टेट की बात करता हूँ, स्टेट में सपोज 3 जो है वो जो है मेंबर चुनने हैं। ठीक है, 3 मेंबर चुनने हैं तो इसमें +1 होगा, और ये जो होगा फार्मूला आपका होगा इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर मेंबर चुनते हैं। तो ये जो है कोटा फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव आता है तो पहचान लोगे। चलिए,
अब हम देखेंगे हाउ डज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क्स इन राज्यसभा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राज्यसभा में सैंपल बैलेट पेपर दी जाती है, जैसे कि ये नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा होगा बैलेट पेपर पे, राकेश कुमार, मोहम्मद इकबाल, नरसिंह यादव, इस तरीके से कुछ वर्ड्स जो है वो लिखे गए होंगे। तो आपको जो है मार्क करना है ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस के पहले नंबर पे आप इसे मानते हो, दूसरे नंबर पे इसे मानते हो, तीसरे नंबर पे आप इन्हें मानते हैं। तो इस तरीके से जो है वोटिंग होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते इसके बारे में। इन द राज्यसभा इलेक्शन जो होते हैं, STVS इज फॉलोड, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है उसे फॉलो किया जाता है। ईच स्टेट्स हैव इट्स ऑन सीट, हर एक स्टेट के लिए अपनी सीट्स होती है, जो कि मैंने आपको पहले कहा वो प्रीडिफाइन होती है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। तो सीट जो होती है डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन उनकी उतनी ज्यादा सीट्स होती है, उसकी बेसिस पे होती है। अब देख लीजिए, देखिए मैंने आपको कहा कि आपके पेपर में जो हर टाइप से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो सारी चीजें तो हमने डिस्कस करनी ही है। बट यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आ गया, अगर आपको कल को एग्जामिनेशन में आएगा कि राज्यसभा में कितने मेंबर है उत्तर प्रदेश से या राजस्थान से कितने हैं, तो कल को ये ना कहना कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके इसी टॉपिक में आता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि सीट जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो आपको पता होना चाहिए वो किस स्टेट में कितने मेंबर है। ठीक है, इन पे भी हम करेंगे आगे, मैं एमसीक्यू में ऐसी चीजें जो है वो जरूर डिस्कस करूंगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर आप देखेंगे राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्यसभा में जो भी एमपी जाते हैं उनको हमारे एमएलए जो होते हैं स्टेट के वो इलेक्ट करते हैं। एवरी वोटर मार्क हिज प्रेफरेंस, हर वोटर अपनी प्रेफरेंस को जो है वो मार्क करता है। टू गेट इलेक्टेड द कैंडिडेट शुड गेट द मिनिमम कोटा ऑफ द वोट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक कैंडिडेट शुड गेट द मिनिमम कोटा ऑफ द वोट, वही विनर होगा। तो यहाँ पर ये टर्म जो होगी आई होप जो है वो आपको आ गई होगी। अब इसी सिस्टम को मैं जो है कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा। पहली बात, जो स्टेट होती है वो डिवाइड की जाती है सिंगल में या तो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? आर लार्ज टेरिटोरियल एरिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शन जो होता है मोर देन 1% फ्रॉम ए कंस्टिट्यूएंसी, एक से ज्यादा मेंबर जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिस्टम में। तो वोट जो की जाते हैं वो इंडिविजुअल के नाम पे नहीं, कैंडिडेट के नाम पे नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे होगा। ईच पार्टी जो होती है, हर एक पार्टी गेट्स सीट प्रोपोर्शन टू देयर वोटिंग स्ट्रेंथ, जितना उनको वोट शेयर मिलता है उसी की बेसिस पे उनको, उसी प्रोपोर्शन की बेसिस पे, उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ की बेसिस पे उनको सीट अलॉट की जाती है। ठीक है, फिर जो इलेक्टेड कैंडिडेट होता है शुड गेट मेजोरिटी ऑफ द वोट। सो दिस सिस्टम इज प्रिविलेज इन इसराइल, नेदरलैंड, अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल में ये सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया में एक जो हमने बात की, इंडिया में हमारे राज्यसभा में है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में जो हमने चीज़ें डिस्कस की आपको याद रहे। एग्जामिनेशन में आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बनेंगे। जो भी इसमें जो है कुछ लूप होल्स रहे होंगे अभी तक, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर कुछ मुझे लगते हैं कि और जो एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो वो मैं आपके लिए जो है एमसीक्यू जब मैं डिस्कस करूंगा, जब एमसीक्यू की सीरीज चलेगी उसमें जो है मैं लेके आऊंगा। बट इसमें जो है आपके लिए ये भी इतना सफिशिएंट है। और साथ में मैं आपको जो है ये एक क्वेश्चन आज के लिए देता हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में कितने मेंबर हैं। ठीक है, कितने मेंबर हैं और कितनी सीटें हैं, ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट में। ठीक है, और इसमें बाकी सोशल मीडिया आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर के लिए तो मैं बोलूँगा, फिर भी नहीं करोगे तो ठीक है। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से जो है लेक्चर जो हम अपलोड करते हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा कोई डेली बेसिस पे होगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो इसी तरीके से जो है वो एक एक वीडियो जो है वो देते रहेंगे एक दूसरे दिन।